सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आइए एनसीईआरटी की शानदार सीरीज में आपका स्वागत करते हैं और एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ते हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हम लोग आपने क्या सीखा सीरीज शुरू करते हैं। ये आपने क्या सीखा क्या है वो हम आपको बता दें कि आप एनसीईआरटी को जब आप पढ़िएगा दोस्त मेरे, तो हर चैप्टर में, ये जो चैप्टर है मान लो इसके अलग अलग पन्ने हैं, तो आप देखिएगा लास्ट में जो है ना एक सीरीज, एक जगह सारे वन लाइनर्स कलेक्ट करके डाल दिए गए हैं और उसमें लिखा गया आपने क्या सीखा, और उसमें जो समरी है ना उसको लिख दिया गया है। उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास 6 में थोड़ा थोड़ा हल्का लगेगा आपको। जैसे जैसे क्लास 7, 8, 9, 10 की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सिलेबस आपको भारी होता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं क्लास 6 से। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 से। क्लास 6 का पहला लाइन जो आपकी सेवा में उपस्थित है, भोजन के घटक, ये पहला चैप्टर है। उसमें लिखा हुआ है हमने क्या सीखा में कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। तो ये हमारे भोजन के मुख्य घटक है, लेकिन आपको इसके बारे में जब आप आगे की कक्षाओं में जाइएगा तो इनके कामों को भी पढ़ा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें ये ऊर्जा देता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, इससे हमारे उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है और हमारा बॉडी जो है वो ग्रो करता है। बॉडी जो है, बॉडी का शेप जो है वो बढ़ता है। वसा की अगर हम बात करें, अधिकतम ऊर्जा यहीं से मिलती है। अधिकतम ऊर्जा, पीडीएफ डाल दिया गया है, पीडीएफ का प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। सारे एग्जाम के लिए होगा ये, आप पीडीएफ का प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। विटामिन की अगर हम बात करें तो ये रोग से लड़ने की क्षमता देता है। रोग से लड़ने की क्षमता देता है, रोग से लड़ने की क्षमता। खास करके आप देखे होंगे कोविड के टाइम में विटामिन सी का टेबलेट खिलाया जा रहा था, क्योंकि विटामिन सी रोग से लड़ने की क्षमता देता है। खनिज लवण का बहुत सारा उपयोग है अंगों के निर्माण में। अंग के निर्माण में हम लोग खनिज लवण का उपयोग करते हैं। जैसे ले लो कैल्शियम, कैल्शियम का उपयोग क्या करते हैं? हड्डी के निर्माण में करते हैं। और ये जो रेशा है, ये जो आहारी रेशा है, ये जो आहारी रेशा है, इसका उपयोग आंत को यानी इंटेस्टाइन को, आंत को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। साफ करने के लिए, आंत को साफ करने के लिए हम लोग आहारी रेशा खाते हैं। साग वगैरह जो खाते हैं ना, हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन नहीं होता। सेलुलोज का पाचन होता है गाय वगैरह में, भैंस वगैरह में। उसमें हम पढ़ेंगे, रूमिनेंट के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ सब लोग प्रिंट निकाल जरूर लेना। हमारे भोजन के मुख्य घटक पोषक तत्व की अगर हम बात करें, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देता है, प्रोटीन जो उत्तक का निर्माण करता है, वसा जो अधिकतम ऊर्जा देता है, विटामिन जो रोग से लड़ने की क्षमता देता है, खनिज लवण जो अंग के निर्माण में मदद करता है, और आहारी रेशा जो आंत को साफ करने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको साग वगैरह खाते रहना चाहिए, जिससे आपका आंत जो है क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जब आप नोट्स ले लीजिएगा तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। चलिए अगले में चलते हैं दोस्त मेरे। अगला कहता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से, अभी तुरंत हम लिखाए थे, देखिए अभी तुरंत हम आपको लिखाए थे कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। हमने आपको क्या लिखाया? कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है और वसा भी ऊर्जा देता है। ग्लूकोज से भी ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, वसा से अधिक ऊर्जा मिलता है। तो अगला लाइन देखिए इसी चैप्टर में, भोजन के घटक जो चैप्टर है उसमें क्या लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा तो आपको समझ में आएगा। अगला लाइन लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या देता है? ऊर्जा देता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या देता है दोस्त मेरे? ऊर्जा देता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए। देखो हमने क्या कहा, इससे भी अंग का निर्माण होता है, इससे भी अंग का निर्माण होता है, और ये जो प्रोटीन है इससे उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक से अंग का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन और खनिज लवण,
कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर का को ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रोटीन और खनिज लवण से अंग का निर्माण होता है। आवश्यक हमारे शरीर का वृद्धि और अनुरक्षण अर्थात अंग का निर्माण होता है, वृद्धि होता है अर्थात अनुरक्षण होता है। देखो इसको क्या किया गया है, गौर फरमाइएगा। इसको दो भागों में बांट दिया। देखो ध्यान से देखोगे, इसको दो भाग में बांट दिया। पहला लाइन कहता है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इनके अतिरिक्त भोजन के आहार, रेशे तथा जल भी होते हैं। अब सबका अलग अलग काम भी कर दिया भैया। अलग अलग काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर में उत्तक यानी अंग का निर्माण करते हैं। अगला अगला अगर हम चलते हैं, विटामिन हमारे शरीर को, अभी तुरंत हम लिख दिए थे, ये सब रोगों से रक्षा देता है। और खास करके कहेगा कौन सा विटामिन, तो कहेंगे दोस्त मेरे विटामिन सी। विटामिन क्या? सी। अगला कहता संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश, रुक्षांश मतलब रफेज, रुक्षांश का मतलब होता है दोस्त मेरे रफेज। रफेज 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 जो है, रफेज जो है वो पाया जाता है, रफेज पाया जाता है। और जल उचित मात्रा में होता है। संतुलित आहार वह है जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रफेज, रफेज जो रफ पदार्थ जो आंत को साफ करेगा, और जल उचित मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी कहता है दूध सबसे संतुलित आहार है, जिसमें क्या नहीं होता है, एकमात्र चीज नहीं होता है वो है विटामिन सी। सबसे शुद्ध पदार्थ दूध है, संतुलित आहार है, लेकिन उसमें कहेगा क्या नहीं होता है, विटामिन सी। और खाली दूध रोटी खाओगे तो स्कर्वी हो जाएगा। खाली दूध रोटी खाओगे तो स्कर्वी हो जाएगा। अब इस चैप्टर में ये आखिरी लाइन है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होता है। मतलब अगर बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में, ये क्लास 6 है तो इसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। हमारे शरीर में जिसकी कमी होगी उससे संबंधित रोग हो जाएगा। जैसे विटामिन सी की कमी हो जाएगी, स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगा। तो दोस्त मेरे फाइनली ये जो चैप्टर है भोजन के घटक, इसमें बुक में जो दिया गया है हमने क्या सीखा, उसमें आपने क्या सीखा कि हमको भोजन से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसके बाद रफेज मिलता है, रुक्षांश जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें मिलती है। सबका लेकिन अलग अलग काम है। अगर हम भोजन की बात करें दोस्त मेरे, तो भोजन के जो चीजें हैं उसका सबका अलग अलग काम है। देखो ये चैप्टर का नाम है, ध्यान से देखना, भोजन के घटक। भोजन के घटक। अब भोजन के घटक में क्या क्या है? पहला तो आप ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। और दूसरा ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट और वसा है, दूसरा ले लीजिए विटामिन है, विटामिन है। और तीसरा ले लीजिए दोस्त मेरे प्रोटीन और खनिज लवण है, प्रोटीन एंड खनिज है, खनिज है। और अगला ले लीजिए आप रफेज है, रफेज है, रुक्ष रुक्ष चीजें हैं, रफ चीजें हैं। तो ये दोनों का काम है ऊर्जा देना। ये दोनों का एकदम समरी अगर हम बात करें, ऊर्जा देना, इसका काम है रोग से लड़ने की शक्ति देना, खास करके विटामिन सी। और इसका काम है अंग के निर्माण में मदद करना। और इसका काम है आंतों को साफ करना, आंतों को साफ करने का काम जो है ये करता है। कुल मिला के ये चैप्टर इतने में सीमित है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एगो पूछेगा तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, दैट इज ग्लूकोज चाहिए। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखो क्या मामला है। आ जाओ तंतु एवं वस्त्र तक। ये तो इस चैप्टर का समरी हमने आपको बता दिया। चलो अब अगले चैप्टर भोजन के घटक। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर क्लास 6 का, जो तंतु एवं वस्त्र, तंतु एवं वस्त्र की बात करते हैं। तंतुओं को मिलाकर, धागों को मिलाकर वस्त्र बनता है। तंतुओं को मिलाकर क्या बनता है दोस्त मेरे? वस्त्र बनता है। और जैसे ऊन आप ले लीजिए, ऊन एक तंतु है, उसी से हम लोग वस्त्र बनाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का कहते हैं, क्या कहते हैं? वस्त्र।
वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं, सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, ये सब अलग अलग वस्त्र है। सूती वस्त्र हो हम लोग पहनते हैं, हम लोग दोस्त मेरे रेशमी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, पॉलिस्टर पहनते हैं, ये सारे अलग अलग वस्त्र जो है हम लोग पहनते हैं। अब सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊन में जो है ऊन में प्रोटीन पाया जाता है, ऊन में प्रोटीन, वो भी ना पचने वाला प्रोटीन है। पॉलिस्टर कम पानी सोखता है, कम पानी सोखता है, कम पानी सोखता और जल्दी सूखता, जल्दी सूखता, जल्दी सूखता। और इधर अगर आप आओगे सूती में, अधिक पानी सोखता, अधिक, आप सूती कपड़ा अगर आपके पास होगा, अधिक पानी सोखता और जल्दी नहीं सूखता, जल्दी नहीं सूखता, जल्दी नहीं सूखता, जल्दी नहीं सूखता। अब रेशमी कपड़े की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा चमक इसी में होती है, सबसे अधिक चमक इसी में होती है। देखो तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा, जो कंपटीशन लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या बन सकता है, ऊन में प्रोटीन होता है, वो भी ना पचने वाला, सबसे तेजी से सूखने वाला पॉलिस्टर है, क्योंकि ये सबसे कम पानी अवशोषित करता है। फिर आ जाइए सूती, सबसे अधिक पानी को सोखता है और जल्दी नहीं सूखता है, कौन, सूती वस्त्र। अब यहां पर दोस्त मेरे, जो आपको जनरल कंपटीशन की दुनिया में पूछा जाता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। तंतु की अगर बात करोगे, तंतु की रेशों की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, तो रेशा दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्त मेरे प्राकृतिक रेशा, एक होता है क्या, प्राकृतिक रेशा, और दूसरा होता है संश्लिष्ट रेशा। इचला हम इसको कभी और पढ़ाने वाले थे, लेकिन हमको लगा कि अभी सबसे बढ़िया मौका है इसको पढ़ाने का। और हमको लगता है आपके जीवन में अब एनसीईआरटी का जो महत्व नहीं दे सकता है, वो फिर किसी चीज का, किसी भी कंटेंट का महत्व नहीं दे सकता। और आप किताब पलट के देखिएगा, एग्जैक्ट यही कंटेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल, ये जो लाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये ओरिजिनल लाइन है। आप चैप्टर उल्टा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप समझ लो ये आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हाउ मच इंपॉर्टेंट। और मात्र 9 से 10 दिन, 9 दिन की कक्षा में हम आपको ये पूरा करवा देंगे। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझ सकते हैं। अब दोस्त मेरे, आई से रिलेटेड जो भी इसके आसपास के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपको करवा देंगे। लेकिन दोस्त मेरे, इसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। घर पे बोल देना बहुत आसान है कि हम नौकरी ले लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, लेकिन करने में तो मेहनत लगता है। उसके लिए आपको बहुत हार्ड डेडिकेशन की जरूरत है। प्राकृतिक रेशा में आ गया जूट, आ गया जूट, आ गया पटसन, आ गया पटसन, आ गया जूट, आ गया पटसन, आ गया कपास, आ गया रेशम, आ गया रेशम, आ गया रबर भी, रबर जो है हेबिया ब्राजिलियंसिस के दूध से मिलता है। संश्लिष्ट रेशा में सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन, नायलॉन जो है, रेयॉन जो है, ये सब संश्लिष्ट रेशे में आता है। ये पहला संश्लिष्ट रेशा कहेगा तो नायलॉन, जो हम लोग बनाते हैं, या इसी को आप कृत्रिम कह सकते हैं, या इसी को आप कृत्रिम कह सकते हैं। आप प्राकृतिक में आ गया जूट, पटसन, कपास, रेशम और रबर, जूट, पटसन, कपास, रेशम और रबर। संश्लिष्ट में आ गया नायलॉन, पहला संश्लिष्ट रेशा नायलॉन और रेयॉन है पहला। और ये जो हम लोग घर पे घर का जो रेशा है, इसमें ऊन भी आप ले लीजिए, ये सब प्राकृतिक रेशा है। क्वेश्चन पूछता है यहां से। आज जो हम लोग बनाते हैं वो कृत्रिम है। अगला कहते हैं वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र तो तागों से बनता है, और तागा किससे बनता है दोस्त मेरे, तंतु से बनता है। ये उतना खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो कहते हैं तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। अभी तुरंत बताए, तंतु या रेशा या तो प्राकृतिक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, या संश्लिष्ट होते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलेगा। अथवा संश्लिष्ट, रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक रेशे तंतु हैं, जबकि नायलॉन ये पहला कृत्रिम रेशा है। आप प्रिंट निकाल लोगे ना दोस्त मेरे, तो लिखने में बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला कृत्रिम रेशा है ये, पहला कृत्रिम रेशा। पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट रेशे के उदाहरण, जो हम लोग बनाते हैं वो संश्लिष्ट। बताओ, जूट जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति से मिलता है। ऊन, भेड़ वगैरह का ऊन जो होता है वो प्राकृतिक है, प्रकृति से मिलता है। उसके बाद आ जाइए आप, जूट हो गया, ऊन हो गया, कपास हो गया, ये सब प्राकृतिक रेशा है, ये प्रकृति से प्राप्त होता है, ये सब प्रकृति से प्राप्त होता है। फिर चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है रुई, ये एकदम एनसीईआरटी पलटोगे तो ये लाइन मिलेगा।
कहते हैं दोस्त मेरे रुई और जूट जैसे तंतु कहां से प्राप्त होते हैं, बताओ। रुई और जूट ये पादप से प्राप्त होता है, ये पादप से प्राप्त होता है, मतलब प्लांट से। जूट भी आप लोग को प्लांट से, और रुई भी कपास का रुई होता है, तो वहां से प्राप्त होता है। उसके बाद तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जैसे चरखा वगैरह में काटते थे ना, तंतु से धागा बनाते थे, उसको कताई कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है प्राकृतिक और संश्लिष्ट। संश्लिष्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे, कृत्रिम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। इस देखो ये दो चैप्टर जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें बस इतना ही आपको कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट था। भोजन के घटक जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज और रुक्ष रफेस होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है, विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रोटीन और खनिज अंग का निर्माण, रफेज जो है आंतों की सफाई करता है। इसलिए हमेशा आपको साग वगैरह खाते रहना चाहिए ताकि आपके आंतों की सफाई हो। रेशा दो प्रकार का, एक प्राकृतिक दूसरा संश्लिष्ट। प्राकृतिक में जूट, पटसन, कपास, रेशम, रबर, ऊन, ये सब पादप से प्राप्त होता है, और ऊन जो है जंतु से प्राप्त होता है। संश्लिष्ट में नाइलॉन और रेयॉन हो गया, नाइलॉन जो पॉलिस्टर हो गया, ये सब संश्लिष्ट है क्योंकि इसको हम लोग बनाते हैं। अब चलते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का क्या बनाना दोस्त मेरे, समूह बनाना। कहते हैं कुछ पदार्थ जैसे कांच, देखो अब यहां पर पारदर्शी 3 चीजें हैं। वस्तुओं का समूह बनाना, चैप्टर का नाम है वस्तुओं का, एकदम एनसीईआरटी का ओरिजिनल लाइन है, वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना, ये दोस्त मेरे इसमें वस्तु 3 प्रकार की होती है। वस्तु जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है पारभासी। तो दोस्त मेरे इसमें मामला क्या है, पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी बोले तो ओपैक, ये इंग्लिश टर्म जो है लिख देता है ओपैक। और पारभासी बोले तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। याद ऐसे रखिएगा, देखिए ये तो इंग्लिश हिंदी सबको पता है, पारदर्शी जिसके आर पार दिखे, अपारदर्शी जिसके आर पार ना दिखे। पारभासी जो अर्ध पारगम में कह सकते हैं, जिसका कुछ दिखे कुछ ना दिखे, ठीक है। अपारदर्शी जिसका कुछ ना दिखे, जैसे लकड़ी, दीवाल। पारदर्शी कांच वगैरह पारदर्शी है, जिसके आर पार दिखे। पारभासी मतलब कुछ दिखे कुछ ना दिखे। इसका एग्जाम्पल पूछता है, इसका एग्जाम्पल हो गया मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ये क्या है, पारभासी है। मलमल का कपड़ा अगर हम बात करें तो ये क्या है, पारभासी है, जो ना झलफलाता हुआ कपड़ा रहता है, पारभासी है। एक एग्जाम्पल ले लो, ये पारदर्शी, एक एग्जाम्पल हो गया शीशा। एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो दीवाल, दीवाल, दीवाल। अब मामला क्या है ध्यान दीजिएगा। इसको ट्रांसपेरेंट तो सबको पता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ओपैक पैक है, ऐसे याद रखना, ओपैक पैक है यानी अपारदर्शी। ओपैक पैक है यानी अपारदर्शी, ओपैक पैक है यानी अपारदर्शी, ओपैक पैक है यानी दोस्त मेरे अपारदर्शी, ओपैक पैक है यानी अपारदर्शी। ओपैक पैक है मतलब अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट तो सबको पता है पारदर्शी, ओपैक पैक है अपारदर्शी। और ट्रांसलूसेंट जो होता है, जैसे ट्रांसलूसेंट ये अर्ध पारदर्शी है। ओपैक पैक है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। एक को बच गया ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, एक को बच गया ट्रांसलूसेंट दैट अर्ध पारदर्शी। अब देखो कुछ पदार्थ जैसे कांच, तो कांच क्या है दोस्त मेरे, पारदर्शी है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट। इंग्लिश से को हिंदी में कर देता है। कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। तो क्या होते हैं, पारभासी होते हैं, पारभासी। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मलमल का कपड़ा। मजा तब आएगा इसको पढ़ने में दोस्त मेरे, जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखोगे। अब आ जाओ, इस चैप्टर में इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो अनइंपॉर्टेंट था उसको हटा दिए। ध्यान से देख लो, वस्तुओं का समूह बनाना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। लेकिन दोस्त मेरे इसका इंग्लिश याद रखना, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, ओपैक मतलब पैक, अपारदर्शी
और ट्रांसलूसेंट बोले तो अर्ध पारदर्शी। अब आ जाओ इधर, अगला चैप्टर है आपका पदार्थों का पृथक्करण। क्या नाम है दोस्त मेरे चैप्टर का? हम चलते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 पर। पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, अलग करना। और पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है। पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थों का यानी ठोस, द्रव, गैस का पृथक्करण मतलब अलग करना, यह चैप्टर का मतलब है। पदार्थों यानी ठोस, द्रव और गैस का पृथक्करण यानी क्या करना? अलग करना, यह चैप्टर का मीनिंग है। अब चलो थोड़ा सा चलते हैं इधर पदार्थों के पृथक्करण पर। कहता रेत जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल पृथक हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि रेत को जल से अलग किस विधि द्वारा करते हैं। तो अगर आप रेत और जल को बाल्टी में ले लीजिए, रेत नीचे बैठ जाएगा, जल ऊपर रहेगा, और यह विधि क्या कहलाती है दोस्त मेरे? निस्तारण कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है दोस्त मेरे? निस्तारण कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। निस्तारण कहलाती है। रेत और जल के मिश्रण को आप रख दीजिए कहां? पानी में, बाल्टी में, और वो धीरे धीरे रेत नीचे बैठ जाएगा, जल ऊपर रह जाएगा। इसी को यह विधि निस्तारण कहलाती है। हम इस पे बताएंगे दोस्त मेरे और क्या क्या इंपॉर्टेंट, वो आगे के चैप्टर्स में है। जो आप यहां खोज रहे होंगे वो आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को, देखो ये निस्यंदन मतलब होता है नाला का पानी को अलग करना। हम लोग पढ़ते हैं ना नाला का पानी, देखो लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। द्रव हो गया यानी नाला का पानी। अविलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ मतलब जो ओकरा में ना घुले, अविलेय मतलब ना घुले। और ऐसी चीजों को जब आप अलग करते हैं तो यह विधि निस्यंदन कहलाती है। हम बार बार कहते हैं निस्यंदन मतलब नाले का पानी, और निस्यंदन में अशुद्धियों को आंख से देखा जाता है। अशुद्धि को आंख से देख सकते हैं, अशुद्धि को आंख से देख सकते हैं। ध्यान से देखो, कहते हैं द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन यानी नाला का पानी का उपयोग से पृथक किया जाता है। नाला का पानी के उपयोग से क्या किया जाता है दोस्त मेरे? पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। पृथक किया जाता है मतलब क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयव निस्यंदन का उपयोग करके पृथक करते हैं हम लोग। निस्यंदन मतलब जो वैसा अशुद्धि जो घुला हुआ हो लेकिन दिखे। नाला का पानी में यही तो होता है। तो देखो एकदम क्लियर लिख दिया, घुला हुआ नहीं, अविलेय। ना घुले, ना घुले मतलब दिखे, ना घुले मतलब क्या? दिखे। तो दिखने वाली अशुद्धि खूब मिलता होगा ये क्वेश्चन आपको। देखिए एकदम क्लियर लिख दिया है एनसीईआरटी में। इसको निस्यंदन कहते हैं। और रेत को बालू से अलग करना निस्सारण कहलाता है। अगला कहते हैं किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पानी में नमक घुला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म करना शुरू करते हैं पानी को। पानी अगर मान लो ये पानी और नमक घुला हुआ, ये नमक की छोटी छोटी चीजें हैं और ये पानी है, इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या होगा? ये जो नमक है, ये जो नमक है ये 1400 डिग्री सी के आसपास में ये होता है। और ये जो पानी है आपका ये 100 डिग्री सी के आसपास में फुर होता है, मतलब वाष्पीकृत होता है। तो जब इसको 100 डिग्री सी टेम्परेचर दोगे तो नमक जो है वो रह जाएगा, क्योंकि 1400 मिल नहीं रहा है और 100 डिग्री सी मिल रहा है, तो ये पानी वाष्पीकृत होकर अलग हो जाएगा, ठोस अशुद्धि के रूप में नमक बच जाएगा। अब एक बार पढ़िए तो इसको, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं।
वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए, क्या था, द्रव में जो घुला हुआ ठोस के कण है इसको अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और द्रव में घुले हुए अविलेय पदार्थ को अलग करने के लिए महाभिवियाय निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं दोस्त मेरे? निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। कहता जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके वह पदार्थ, इस बार खूब पूछा ये क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में दोस्त मेरे खूब पूछा। देखो इसमें क्या है कि ध्यान से देखना, एक तो आप निस्सारण की प्रक्रिया पढ़े, आप एकदम आराम से देखना। कहते हैं दोस्त मेरे रेत 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 को जल से अलग करना, ये निस्तारण आपने पढ़ा। देखो एकदम सबका समरी भी हम लिखते जा रहे हैं। निस्तारण हो गया, रेत को जल से अलग करना, रेत को जल से अलग करना। उसके बाद निस्यंदन है, निस्यंदन है, निस्यंदन है, निस्यंदन है। ये निस्यंदन हो गया दोस्त मेरे। क्या हो गया? रेत को जल से अलग करना निस्तारण है। और निस्यंदन की अगर हम बात करें, निस्यंदन की अगर हम बात करें तो द्रव से अघुलनशील अशुद्धि को अलग करना, अघुलनशील अशुद्धि को अलग करना, अघुलनशील अशुद्धि को अलग करना, रेत से अघुलनशील अशुद्धि को अलग करना निस्यंदन कहलाता है। निस्तारण, रेत को जल से अलग करना निस्तारण है। निस्यंदन है द्रव से अघुलनशील अशुद्धि को अलग करना, क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है, बढ़िया से इसको देख लो। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्त मेरे, इसके बाद अगर हम बात करें किसी विलयन, हाँ देखो अब विलयन दो प्रकार का होता है। विलयन मतलब जो घुला मिला घोल होता है उसी को आप घोल कहिए या विलयन कहिए। विलयन की अगर हम बात करें, इस बार खूब पूछा था इससे क्वेश्चन। एक होता है संतृप्त, एक होता है संतृप्त। पहले तो आप ये जान लीजिए कि विलयन होता क्या है। विलयन जो होता है दोस्त मेरे वो विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल शरबत जो हो गया वो विलयन हो गया, ध्यान से समझ लो। शरबत विलयन हो गया जिसमें चीनी विलेय हुआ और पानी विलायक हुआ। ये कम मात्रा में जो रहेगा वो विलेय है और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक है। ध्यान से देखना, विलयन में दो चीजें होती है। विलयन मतलब कहो या घोल कहो, एक के बात है। विलयन कहो दोस्त मेरे या घोल कहो, इसमें दो बड़ा पेशेंस से दोस्त मेरे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके नौकरी होती है। ये बात तुम जान लो, एकदम पेशेंस के साथ आपको चीजों को समझना होगा, पढ़ना होगा और तब जाके नौकरी मिलेगी। नहीं तो बस ऐसे ही घूमते रह जाओगे। लोग हमेशा पूछेंगे बताओ क्या हुआ, नौकरी हुआ, क्या जवाब दीजिएगा उसको? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। इसलिए दोस्त मेरे पढ़ लो, और आप खूब बढ़िया से पढ़ रहे हो, खाली बस थोड़ा सा जो इरेगुलरिटी है उसको रेगुलरिटी में बदल दो। आज पढ़े कल छोड़े, कल पढ़े परसों छोड़े, ये काम नहीं करना है। रेगुलर आपको स्टडी करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, घोल या विलयन, इसमें विलेय और विलायक, जैसे शरबत हो गया एक विलयन या घोल, इसमें विलेय हो गया चीनी, पानी हो गया विलायक। अब ध्यान से देखना, विलयन दो प्रकार का। अब जितना चीनी होना चाहिए उतना है शरबत में तो संतृप्त, आज जितना होना चाहिए उससे कम है तो असंतृप्त। लेकिन इसको क्या किया है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उसे संतृप्त कहते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो जितना होना चाहिए, ध्यान से देखो, एक होता है संतृप्त और एक होता है दोस्त मेरे असंतृप्त। संतृप्त की अगर हम बात करें तो जितना 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 विलेय, विलेय बोले तो चीनी, विलेय बोले तो चीनी होना चाहिए उतना है। जितना विलेय होना चाहिए उतना है, जितना विलेय होना चाहिए उतना है। और संतृप्त की अगर हम बात करें तो जितना विलेय यानी चीनी, और का मतलब ये होता नहीं, होना चाहिए उतना नहीं है, होना चाहिए
होना चाहिए उतना नहीं है, उतना नहीं है। ध्यान से देखो, विलयन संतृप्त, जितना विलय होना चाहिए उतना है और नहीं घुलाया जा सकता, और इसमें जितना विलय होना चाहिए उतना नहीं है, कम है। कम है इसका मतलब और घुला सकते हैं। ध्यान से देखो, इस बार एकदम धुआं छोड़ा के ही क्वेश्चन पूछा गया था। विलयन दो प्रकार का, एक संतृप्त दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त जितना विलय होना चाहिए उतना है, तो संतृप्त जितना चीनी आप शरबत में डालना चाहते थे उतना है और नहीं डाल सकते, तो संतृप्त हो गया। और डाल सकते हैं, कम है, तो असंतृप्त। अ का मतलब होता नहीं, पर्याप्त नहीं है, तो हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त। और देखो वही लाइन यहां, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको संतृप्त को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड, सैचुरेटेड को संतृप्त कहते हैं। ध्यान से देखना, एकदम प्यार से दोस्त मेरे, एक तरफ अपने मम्मी पापा को देखो और दूसरी तरफ पढ़ाई करो। क्या मुंह दिखाएंगे वो घर पे जब तुम लौट के जाओगे, कभी सोचे हो? इसलिए कम ऑन, एकदम तुरंत ध्यान दीजिए इधर की ओर और ध्यान से पढ़िएगा। जिस विलियन में, ये एनसीईआरटी का लाइन है, किताब पलट के देख लेना, एक को वर्ड नहीं बदले हैं। जिस विलियन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। उसे कौन विलियन कहते हैं? संतृप्त विलियन कहते हैं। जितना होना चाहिए, जितना विलय होना चाहिए उतना है और नहीं घुल सकता, और असंतृप्त जितना होना चाहिए उससे कम है तो असंतृप्त है। अब देखो, कहते हैं किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। एकदम चीनी पानी का को ले लो, आप पानी को फिर तब गर्म करना शुरू करो, बढ़िया से तुरंत तुरंत घुलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से विलयता बढ़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से विलयता जो है, ठोस यानी चीनी की विलयता, ठोस की विलयता, विलयता मतलब घुलने मिलने की क्षमता, विलयता बढ़ती है। तापमान बढ़ने से ठोस की विलयता जो होती है वो बढ़ती है। तापमान बढ़ने से ठोस की विलयता क्या हो जाती है दोस्त मेरे? बढ़ जाती है। आप चीनी पानी का मिश्रण ले लीजिए, उसको गर्म करना शुरू कीजिए, जितना ज्यादा आप गर्म कीजिएगा उतना ज्यादा वो घुलेगा, तो ठोस की विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वही लाइन यहां लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जितना पदार्थ घुला हुआ है और अधिक उसमें घोला जा सकता है। अब आप देख लो, एकदम बढ़िया से देखना, हम इस चैप्टर में क्या सीखे हैं। इस चैप्टर का मामला है, इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं पदार्थों का पृथक्करण। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? पदार्थों का पृथक्करण, ठोस, द्रव और गैस। कहते हैं निस्तारण, रेत को जल से अलग करना निस्तारण है। निस्यंदन, द्रव में से अघुलनशील अशुद्धि को अलग करना, जैसे नाले के पानी में निस्यंदन होता है। घोल या विलयन में दो चीजें होती है, कि विलय और दूसरा विलायक। शरबत एक प्रकार, ये हर एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है दोस्त मेरे। कोई एग्जाम दे दो, जो एग्जाम भारत में हो रहा है, यूपीएससी तक, अगर नीचे ग्रुप डी तक, हर एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। एनसीईआरटी छोड़ के अब कहा, भारत का एनसीईआरटी छोड़ के अब विदेश का किताब से नहीं है ना क्वेश्चन पूछेगा, और यही मानक। विलयन, शरबत, विलय और विलायक का मिश्रण है, चीनी प्लस पानी। चीनी कम होता है, जो कम होता है वो विलय, जो ज्यादा होता है अधिक विलायक। अब दोस्त मेरे, संतृप्त उसे कहते हैं जिसमें जितना होना चाहिए चीनी यानी विलय उतना है और नहीं घुलाया जा सकता। तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया। और अ मतलब होता है नहीं, नहीं है तृप्त, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो इसे असंतृप्त कहते हैं। और इसमें घुलाया जा सकता है, और इसमें क्या किया जा सकता है दोस्त मेरे? घुलाया जा सकता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब तापमान बढ़ने पर ठोस की विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर ठोस की विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आप अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं। देखो अब क्या मामला है, अगर हम परिवर्तन की बात करें, चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्लास 6 का चैप्टर है, आप खोल लीजिएगा एनसीईआरटी।
हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कंटेंट दोस्त मेरे ऐसा होना कि रिजल्ट दे, एग्जाम में बैठने पर क्वेश्चन बने, वो कंटेंट नहीं चाहिए। वैसा कंटेंट जो मेरिट तक पहुंचाए वो कंटेंट पढ़ना होगा, नहीं तो करोड़ों में हजारों को नौकरियां लगती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन के पादप में प्रकाश संश्लेषण होता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके लिए आपको लेवल में जाना होगा। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब देखो, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है दोस्त मेरे भौतिक परिवर्तन, और एक होता है दोस्त मेरे रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, जो मिल जाए, यानी मिल जाए वो भौतिकी, यानी अगर परिवर्तित हो तो फिर से मिल जाए। ये होता है ना मिले, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। एक एग्जाम्पल अगर लोगे तो पानी का बर्फ में बदलना, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। इसमें अगर ले लोगे सड़ना, कोई चीज सड़ जाएगा फिर से आपको नहीं मिलेगा। देख लो बढ़िया से, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। आप पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन मिल जाए, पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बनेगा। रासायनिक परिवर्तन ना मिले, कोई चीज सड़ जाएगा, नहीं मिलेगा। ये उत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय है। और इसमें आओगे, इसको अनुत्क्रमणीय कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल, अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सेबल। भौतिक परिवर्तन, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए मतलब पानी से बर्फ बने, बर्फ से फिर पानी बने, ये उत्क्रमणीय है। जैसे हैबर विधि से अमोनिया का बनना उत्क्रमणीय है। जैसे इसका अगर एग्जांपल लोगे, N2H2 से अभिक्रिया करता है, उत्क्रमणीय का यही साइन है, और ये NH3 बनाता है, फिर NH3 टूटेगा तो ये दे देगा, ये उत्क्रमणीय है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण उत्क्रमणीय है। पानी से मोमबत्ती का पिघल जाना, फिर मोमबत्ती पिघल के मिल जाएगा तो ये उत्क्रमणीय है। लेकिन मोमबत्ती जल जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो ये अनुत्क्रमणीय है। वह परिवर्तन जो परिवर्तित हो जाए फिर से ना मिले। क्लास 6 में हम लोग उसी लेवल में हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा दोस्त मेरे। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं, सही बात है। जैसे कोई चीज सड़ जाएगा, आप उसको फिर से पा नहीं सकते, वो उत्क्रमित नहीं हो सकता। और अगर कोई चीज नहीं बदल रहा है और फिर से वो मिल जाएगा, इसका मतलब उत्क्रमित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। एकदम लाया जा सकता है, किसी पदार्थ को आप गर्म कर दीजिए, परिवर्तित हो जाएगा। उस पदार्थ में कुछ मिला दीजिए तो परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इस चैप्टर में आपको यही सिर्फ उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में जानना था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बकवास की चीजें हैं उसको हमने हटा दिया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही हमने आपके लिए रखा है। अगला चैप्टर, अब धीरे धीरे चैप्टर्स बड़े होते हैं। अब क्लास 6 का बच्चा कितना बड़ा चैप्टर पढ़ेगा, तुम समझ लो क्लास। लेकिन फिर जब 9th 10th में जाओगे तो एक एक चैप्टर इतना बड़ा बड़ा मिलेगा। अभी क्लास 6 में हम लोग तो बउआ हैं, हम लोग बच्चा है, हम लोग तो बच्चे जैसा सोचिए। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाइएगा आपको लेवल मिलता जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर जो एकदम इंपॉर्टेंट है, पौधों को जानिए। पौधों को जानिए, पौधों, आज जिसका दोस्त मेरे शुरू से 6 7 पढ़ा हुआ रहेगा उसी को 8 9 10 भी समझ में आएगा। कहते हैं किसको जानिए दोस्त मेरे, पौधों को जानिए। आइए चलिए जानते हैं हम लोग पौधों को। क्या कहता है, सामान्यतः सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनको ऊंचाई, तना, शाखा के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया गया। यानी पौधों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, शाक में, झाड़ी में और वृक्ष में। अलग अलग पौधे होते हैं, झाड़ीदार वृक्ष होते हैं, शाकनुमा वृक्ष होते हैं, और वृक्ष जो होते हैं वो शाकनुमा, झाड़ीनुमा और वृक्ष वृक्ष तो होते हैं। पौधों का ये वर्गीकरण है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक पाए जाते हैं। सामान्यतः पत्तियों में क्या पाए जाते हैं दोस्त मेरे, पर्णवृत्त और फलक पाए जाते हैं। पर्णवृत्त क्या है, फलक क्या है, इसको पहले तो पौधों को आप जानिए दोस्त मेरे। पौधों में इनकी विशेषता क्या क्या है।
पौधों को तो उत्पादक कहते हैं, ये आपको पता होगा। पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ऊर्जा अगर कहेगा तो उत्पादक की होती है। ये सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाते हैं। एकदम शॉर्ट में अगर हम इसको पढ़ाएं आपको, एकदम जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है उसके हिसाब से अगर हम जाने तो ये इसको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? उत्पादक कहते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा इसी में होती है। सबसे अधिक ऊर्जा इसी में होती है। कितना परसेंट होता है दोस्त मेरे? 1% ऊर्जा होता, सूर्य का प्रकाश ये लेता है। 1% सूर्य का प्रकाश ये लेता है। 1% सूर्य का प्रकाश ये लेता है। परासरण द्वारा पानी अवशोषित करता है। परासरण द्वारा पानी अवशोषण की क्रिया करता है। परासरण द्वारा ये पानी अवशोषण की क्रिया करता है। कौन? ऑस्मोसिस द्वारा। ऑस्मोसिस द्वारा ये करता है। इसका प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है CO2। जब H2O से अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दे देगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेगा। यहां से इधर जो है वो रिएक्टेंट है और इससे इधर प्रोडक्ट है। आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है? CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये इधर वाला जरूरी है, इधर वाला उत्पाद है। इधर वाला जो है दोस्त मेरे वो जरूरी है और इधर वाला जो है वो क्या है? उत्पाद है। चलिए, तो अभी जो हम लोग जाने हैं ये पौधों के बारे में, जो एनसीईआरटी में मोटा मोटी इस तरीके से जो दिया हुआ है, जो मोटा मोटी आपको पूछता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जानेंगे। चलिए एक बार हम उम्मीद करते हैं, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो कल से कोशिश कीजिए 9:45 में मेला उला करके तब आप जुड़िए। हम आपकी सेवा कर देंगे और एग्जैक्ट एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एग्जैक्ट एनसीईआरटी, एक लाइन ना इधर ना उधर। सिर्फ जो बकवास लाइन है उसको, जो जनरल कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, उसको हटाएंगे। भोजन के घटक आपको हम बता दिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है। विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता। प्रोटीन और खनिज अंग का निर्माण। वृक्ष जो है वो रफेज जो है वो आंतों को साफ करता है। रेशा 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक जिसमें जूट, पटसन, कपास, रेशम, रबर, ऊन है, और एक संश्लिष्ट है, नाइलॉन और रेयॉन है। वस्तुओं का समूह में पारदर्शी, जिसके आर पार दिखे, जैसे शीशा हो गया आर पार दिखेगा। अपारदर्शी दीवाल हो गया। और ट्रांसलूसेंट को पारभासी कहते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देना। ओपैक पैक है, ओपैक पैक है, ओपैक पैक है, ओपैक पैक है, आर पार नहीं दिखेगा। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी मलमल का कपड़ा। पदार्थों का पृथक्करण मतलब अलग करना। ठोस, द्रव और गैस, इनका अलग करना। निस्तारण विधि है, रेत को जल से अलग करना। निस्यंदन है, द्रव में अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करना। घोल या विलयन में 2 पार्ट है, विलेय और विलायक। जैसे शरबत में 2 पार्ट है, चीनी और पानी। जो कम मात्रा में वो विलेय है, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक है। फिर आ जाओ विलयन। विलयन 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त, जिसमें और अधिक विलेय यानी चीनी ना घुला सके, संतृप्त जिसमें और घुलाया जा सके, और संतृप्त जिसमें कम हो। तापमान बढ़ने पर विलेय ताप बढ़ता है। फिर हमने कहा परिवर्तन 2 प्रकार का, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए यानी उत्क्रमणीय, नहीं मिलेगा यानी अनुत्क्रमणीय। पादप के बारे में हमने जाना, उत्पादक है ये, सबसे अधिक ऊर्जा पादप में होती है। 1% सूर्य का प्रकाश लेता है। पानी का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण में इससे इधर जो है वो सब जरूरी है। दोस्त मेरे, कंटेंट अभी क्लास 6 में है, हम लोग क्लास 10th में जाएंगे। 7th, 8th, 9th, 10th, और जितना भी जरूरी कंटेंट होगा वो साथ साथ हम आपको पढ़ाते जाएंगे और आप उसको पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। कल आप पीडीएफ का प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा और प्रिंट निकाल के पढ़िएगा तो और मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको, जिनको भी कंटेंट लगा कि नहीं एकदम सॉलिड कंटेंट है, अच्छा लगा, कृपया 8 टाइप करें। कल फिर मिलेंगे अपने नियमित समय पर। हम बार बार कहते हैं, अब जो बच्चा एनसीईआरटी की इज्जत नहीं करेगा वो धरती पर किसी कंटेंट की इज्जत नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। 9:45 में इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।